हेलो स्टूडेंट, यह एमपी बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए क्रेश कोर्स का दूसरा लेक्चर है। प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में आप पढ़ने वाले हैं विद्युत क्षेत्र रेखाएं, एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित द्विध्रुव पर बलागुण, विद्युत फ्लक्स, गाउस का नियम और गाउस के नियम के अनुप्रयोग। साथ ही हम ये देखेंगे कि इनमें से कौन सा क्वेश्चन आपकी बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। तो आइए शुरुआत करते हैं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं। प्यारे विद्यार्थियों, विद्युत क्षेत्र रेखाओं की खोज माइकल फेराडे ने की। माइकल फेराडे ने विद्युत क्षेत्र का चित्रात्मक प्रदर्शन करने के लिए विद्युत क्षेत्र रेखाओं की खोज की। विद्युत क्षेत्र का चित्रात्मक प्रदर्शन करने के लिए विद्युत क्षेत्र रेखाओं की कल्पना की। ध्यान से सुनना, माइकल फेराडे ने विद्युत क्षेत्र का चित्रात्मक प्रदर्शन करने के लिए क्या करा? विद्युत क्षेत्र की कल्पना की और उन्होंने विद्युत क्षेत्र को, इन रेखाओं को जो उन्होंने नाम दिया था बल रेखाएं। हालांकि ये भ्रामक हैं, बल रेखाएं कुछ नहीं होती है। हम विद्युत क्षेत्र रेखाएं नामक शब्द का ही प्रयोग करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, अभी तक हमें एक चीज सीखने को मिल गई। क्या सीखने को मिल गई? कि भाई विद्युत क्षेत्र रेखाओं की खोज माइकल फेराडे ने करी और विद्युत क्षेत्र का जो है चित्रात्मक प्रदर्शन वो करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने इन रेखाओं की क्या करी? कल्पना करी। कल्पना करी, इसका मतलब है कि ये रेखाएं काल्पनिक है। किसकी मौत आ रही है विद्युत क्षेत्र में जाकर लाइनें खींचने की? आप भी अंदाजा लगा लो। विद्युत क्षेत्र में जाके कोई लाइनें खींच सकता है क्या? नहीं खींच सकता है, पर उनकी यह कल्पना है। तो मैं कह सकता हूं कि जो क्षेत्र रेखाएं हैं वो काल्पनिक रेखाएं हैं। अभी तक इतना समझ में आ गया अपने को। हमने एक चीज पढ़ी हुई है कि जब धनावेश की हम बात कर रहे हैं, ये हमारा धन क्यू आवेश। अब इसके कारण मान लो इस बिंदु पर हम देखते हैं तो विद्युत क्षेत्र इस तरह से ई। अब इस विद्युत क्षेत्र में आपने यहां पर देखा है, तो यहां मैंने मान लो ये मेरे पास परीक्षण आवेश क्यू नॉट है, ठीक। अब आप ये देखें कि अगर मैं इस आवेश को इंडिपेंडेंट कर दूं कि ये चल सके, चलने के लिए हम इसको स्वतंत्र छोड़ दें, तो यहां पर ये आवेश पर धन है और इस पर भी धन है। धन धन में क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा। अब प्रतिकर्षण की वजह से ये बच्चा आवेश क्या होगा? स्वतंत्र है चलने के लिए, तो ये ऐसे चला जाएगा। ठीक है भाई। अगर यहाँ ऋण होता, यहां ऋण होता, तो क्या होता? ये आवेश इसकी तरफ चला जाता है ना, बल की दिशा में। यानी कि अगर आवेश को विद्युत क्षेत्र में हम चलने के लिए खुला छोड़ दें तो वो बल की दिशा में चला जाएगा, और जिस रास्ते से वो जाएगा, जिस रास्ते से वह जाएगा, उस रास्ते पर हम, ये जो रास्ता है वो रास्ते ही हमारी क्या है? क्षेत्र रेखाएं हैं वास्तव में। अगर ये बल एक समान है, विद्युत बल अगर एक समान बल लग रहा है, तो क्षेत्र रेखा कैसी बनेगी? सीधी बन जाएगी। पर अगर ये बल ये कैसा नहीं लग रहा हो, ये जो बल है एक समान न होके असमान है, तो उस कंडीशन में ये क्षेत्र रेखाएं किसका रूप ले लेगी? एक वक्र का रूप ले लेगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, हमें एक बात समझ में आई कि जब हम विद्युत क्षेत्र में किसी आवेश को चलने के लिए स्वतंत्र छोड़ देते हैं तो वो कैसे चलता है? वो एक वक्र के रूप में चलता है या सीधी रेखा में चलता है। अब इस वक्र पर अगर हम कोई स्पर्श रेखा खींचे, यहां पर एक स्पर्श रेखा खींच दें, तो ये स्पर्श रेखा क्या बताती है? ये स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र की दिशा को बताती है। तो बेटा हमें क्या क्या समझ में आ गया? आपको डेफिनेशन रटवा दूंगा मैं, बिल्कुल पक्का करा दूंगा, ध्यान से सुनना बस। हमें तीन चीजें सीखने को मिल गई। पहली चीज कि भाई उन्होंने इसकी खोज जो है इसलिए की थी चित्रात्मक प्रदर्शन करने के लिए। दूसरी बात, ये काल्पनिक है। तीसरी बात कि भाई आप जो स्पर्श रेखाएं डाल रहे हैं, स्पर्श रेखाएं जो डाल रहे हैं वो विद्युत क्षेत्र की दिशा को बताती है। और ये कैसा वक्र बनाती हैं? तो यह या तो एक सीधा वक्र, सीधी रेखा में जाएगी, या यह वक्र बनाएगी। तो भैया डेफिनेशन हो गई, विद्युत क्षेत्र रेखाएं विद्युत क्षेत्र में खींचा गया काल्पनिक चिकना वक्र है, जिस पर खींची गई स्पर्श रेखा
विद्युत क्षेत्र की दिशा को बताती हैं। क्या आपको समझ में आई ये वाली बातें? मैंने कहा विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या है, काल्पनिक वक्र हैं और जिस पर खींची गई स्पर्शरेखा विद्युत क्षेत्र की दिशा को बताती है। कुछ विद्यार्थियों को यह मामला नहीं जम रहा है तो वो क्या करेंगे, वो ये करेंगे कि वो ऐसे लिखेंगे कि भाई विद्युत क्षेत्र रेखाएं यदि एकांक धनावेश को चलने के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया जाए तो वह जिस पथ के अनुदिश चलता है वह पथ क्या कहलाएगा, विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहलाएगा। ठीक है, ये ऐसा भी हम लिख सकते हैं। इन रेखाओं का जो नाम था माइकल फैराडे साहब ने इनको बल रेखाएं कहा था और हम कौन से शब्द का प्रयोग करेंगे, क्षेत्र रेखाओं का। अब वो चित्रात्मक प्रदर्शन करना चाह रहे थे, इसकी पिक्चर बनाना चाह रहे थे, तो हम भी बनाते हैं जैसा वो कह रहे थे, हम भी करने की कोशिश करते। भाई मैं एक काम कर रहा हूं, मैं यहाँ पहले बना देता हूं जो उनकी कल्पना थी उस कल्पना को मैं यहाँ बना देता हूं। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, बहुत बड़ी कहानी नहीं सुनाऊंगा पर जो चीजें महत्वपूर्ण हैं वो सब बताऊंगा और जो बोर्ड में आती हैं वो भी बताऊंगा, इसीलिए थोड़ा धैर्य रखें, है ना प्यारे विद्यार्थियों। अब आप ये देखें इसमें कि आपकी बुक एनसीईआरटी जब उठाते तो उसमें भी ये डायग्राम आपको दिखेगा। तो बेटा जब आप इसमें देखो, मैंने क्या करा, शुरुआत में ये रेखाएं बड़ी बड़ी बनाई हैं, इसके बाद की रेखाएं छोटी और उसके बाद भी खींची है तो और छोटी रेखाएं बनी हुई है। अब आप याद करो कि एक बिंदु आवेश के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो सूत्र था वो ये था। ये सूत्र बताता है E व्युत्क्रमानुपाती R1। जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाती है विद्युत क्षेत्र कम होता जाता है, दूरी बढ़ेगी विद्युत क्षेत्र घटेगा, दूरी बढ़ेगी विद्युत क्षेत्र घटेगा। ये बात आप सब अच्छी तरह से समझ गए। जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी विद्युत क्षेत्र घटते जाता है। ठीक, मेरी बात समझ में आ गई। अब अगर दूरी कम है तो विद्युत क्षेत्र क्या होगा, ज्यादा होगा। यानी कि आप इसके नजदीक हैं यहां तो विद्युत क्षेत्र यहां ज्यादा है, यहां ज्यादा है, यहां ज्यादा है, यहां ज्यादा है, क्योंकि यहां आप क्या है, आवेश के नजदीक है। इसीलिए फैराडे साहब ने क्या किया कि जो रेखाएं उन्होंने शुरुआत में खींची है ये देखो बड़ी हैं, उसके बाद की रेखाएं छोटी हैं। ठीक, तो ये एक काम उन्होंने किया। फिर अपन आगे बढ़ाते हैं इस चीज को, और अब जो रेखाएं अपन ने खींची थी इन रेखाओं को हम मिला देते हैं। तो मिलाएंगे तो मिलाने पर रेखाएं ऐसे बन गई। अब ऐसे बन गई तो अब आप लोग बोलोगे कि सर ठीक है आपकी बात सही है, आपने रेखाएं मिला दी, पर पहले जो बड़ी रेखा थी वो विद्युत क्षेत्र ज्यादा बता रही थी, छोटी रेखा कम बता रही थी। अब तो वो इंफॉर्मेशन डिस्ट्रॉय हो गई, वो इंफॉर्मेशन है कहां। बात तो सही है आप लोगों की। तो बच्चों यहां हमें ये ध्यान देना है, यहां हमें ये ध्यान देना है कि जो क्षेत्र रेखाओं की प्रबलता है, यानी विद्युत क्षेत्र की जो प्रबलता है वो उनका घनत्व दर्शाएगा। क्षेत्र रेखाओं का घनत्व ये दिखाएगा कि विद्युत क्षेत्र प्रबल है या दुर्बल है। समझने के लिए एक काम करते हैं, आप इस एरिया से अपन यहां पर एक छोटा एरिया बनाते हैं, ये एरिया ये बना दिया। ठीक है, इतना ही एरिया मैं यहां पर भी बना देता हूं जितना वहां पर है। अब देखो इस एरिया में कितनी रेखाएं पास हुई, 2, यहां कितनी पास हुई, 1। यानी कि आपका डिपेंडेंसी हो रही है इनके घनत्व से कि भाई क्षेत्र रेखाओं का घनत्व कितना है। तो आप ये बताएंगे कि भाई जहां क्षेत्र रेखाओं का घनत्व अधिक है वहां विद्युत क्षेत्र क्या होगा, प्रबल। तो घनत्व अधिक तो विद्युत क्षेत्र क्या होगा, प्रबल, और प्रबल विद्युत क्षेत्र। और अगर घनत्व कम है तो दुर्बल विद्युत क्षेत्र होता है। ये एक बात और दिमाग में रखना है। यदि क्षेत्र रेखाएं बहुत पास पास हैं यानी कि उनकी डेंसिटी ज्यादा है तो आप कहेंगे विद्युत क्षेत्र प्रबल हैं। अगर दूर दूर हैं उनकी डेंसिटी कम है तो आप कहेंगे विद्युत क्षेत्र दुर्बल हैं। अभी तक जो जो सीखा मैं रिवाइज कर देता हूं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं विद्युत क्षेत्र में खींचा गया एक काल्पनिक वक्र है और जिस पर स्पर्श रेखा अगर खींचते हैं तो वो विद्युत क्षेत्र की दिशा को बताती है। ठीक है, इतना सब समझ में आ गया होगा आपको। और जहां रेखाएं पास पास होगी यानी
घनत्व अधिक होगा वहां विद्युत क्षेत्र प्रबल होगा, और जहां घनत्व कम होगा वहां विद्युत क्षेत्र क्या होगा, दुर्बल होगा। ठीक है मेरे भाई, अब इनके गुणधर्म पर अपन चर्चा करते हैं। पहला अपन गुणधर्म देखते हैं कि यदि आप एकल आवेश की बात करें तो ये तो बहुत सामान्य सी बात है। वो कैसे, इस बात को समझते हैं कि भाई मैंने यहां धनावेश लिया, अब जब धनावेश में ले रहा हूं तो धनावेश के लिए रेखाएं ऐसे जाएगी, आपको पता ही है। धनावेश के लिए विद्युत क्षेत्र क्या होता है, बाहर की तरफ होता है, हमें पता ही है, तो हमने बना दिया है ऐसे। ठीक, तो धनावेश के लिए क्षेत्र रेखाएं क्या होती है, दूर की तरफ जा रही है, दिख रही है आपको। और ऋणावेश के लिए अंदर की तरफ आती है विद्युत क्षेत्र, क्योंकि विद्युत क्षेत्र अंदर की तरफ है। ठीक, ऋणावेश के लिए अंदर की ओर और त्रिज्यी होती है, धनावेश के लिए बाहर की ओर और त्रिज्यी होती है। ठीक, विद्युत क्षेत्र। अब बेटा यहां पर ये देखो कि ये धनावेश यहां से प्रारंभ हुई और कहां पर खत्म होगी, तो अनंत तक जाएगी। और ये अनंत से शुरू हुई और कहां तक जाएगी, तो आवेश तक जाएगी, है ना। तो दो ही चीजें हो सकती है कि अगर आवेश अकेला है, या तो अकेला धनावेश है या अकेला ऋणावेश है। तो यदि आवेश एकल है तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं अनंत से प्रारंभ अथवा अनंत पर समाप्त हो सकती हैं। ठीक, आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि धनावेश के लिए रेखाएं आवेश से प्रारंभ होकर अनंत तक जाती है, ऋणावेश के लिए रेखाएं अनंत से आवेश तक आती हैं। ये पॉइंट भी आप लिख सकते हैं। पहला पॉइंट समझ में आ गया आपको, परिभाषा और गुणधर्म नंबर 1 समझ में आ गया। गुणधर्म नंबर 2 की बात करते हैं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनावेश से प्रारंभ होकर ऋणावेश पर समाप्त होती हैं। ये धनावेश है और ये ऋणावेश। अब एक सीधी सी बात आप भी समझो, ये जैसे धनावेश के लिए बाहर जा रही है, ऋणावेश के लिए अंदर आ रही। अब ये दोनों ही एक साथ आ गए, वहां एक एक थे, यहां तो अकेले की बात हो रही थी, ये तो अकेले अकेले की बात थी। अब ये दोनों आ गए, दोनों आ गए तो भाई धन को ऋण अपनी ओर खींचेगा कि नहीं खींचेगा, खींचेगा। तो मान के चलो कि भाई अगर हम आवेश को चलने के लिए स्वतंत्र छोड़ते हैं तो वो ऐसे आएगा, इसकी तरफ खींचा चला आएगा, इस रास्ते से, इस पर भी ऐसे चला आएगा, तो इस तरह से आ जाएगा। तो क्षेत्र रेखाएं जो हैं धनावेश से प्रारंभ होती है, ऋणावेश पर समाप्त होती है। दूसरी बात हमें याद रखनी है कि हम जो स्पर्श रेखाएं खींचते हैं वो स्पर्श रेखाएं क्या बताती हैं, विद्युत क्षेत्र की दिशा को बताती हैं। ठीक, तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनावेश से प्रारंभ हुई और ऋणावेश पर समाप्त होती है। पॉइंट नंबर 2, दो गुणधर्म पक्के। मैं वही बताऊंगा सारे पॉइंट जो एमपी बोर्ड के लिए उपयोगी है ना, बहुत ज्यादा गहराइयों में भी नहीं ले जाऊंगा और बिल्कुल ऊपर ऊपर भी नहीं रखूंगा, दोनों ही चीजें। प्यारे विद्यार्थियों, अब तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट कि विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा बताती है। जैसा कि अभी हाल मैंने आपको ये वाली पॉइंट बता दिया कि भाई जो स्पर्श रेखाएं आप खींचते हैं वो स्पर्श रेखाएं आपको क्या बताती हैं, विद्युत क्षेत्र की दिशा को बताती हैं। ठीक है, ये वाली बात तो क्लियर हो ही गई है ना। अब बात करते हैं, है ना, अगले पॉइंट की। दो क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती। चलो हम मान ले काट गई, या आप कह रहे हो नहीं काटती है, पर हमने कहा काट गई। चलो अब आप जानते हैं कि भाई जब भी कोई भी रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं तो हमारा गणित ये कहता है, हमें इतना ज्ञान है कि वहां पर दो रेखाएं या दो बिंदु उसके होंगे, तो प्रतिच्छेद करती है तो दो रेखाएं, यहाँ पर दो स्पर्श रेखाएं हम खींच सकते हैं। उस बिंदु पर हम दो स्पर्श रेखाएं खींच पाएंगे। और अगर आपने दो स्पर्श रेखाएं खींच दी, उस बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची आपने, तो दो स्पर्श रेखाएं क्या बताएगी, दो विद्युत क्षेत्र बताएगी। अब आप ये बताओ, एक बिंदु पर दो विद्युत क्षेत्र कैसे हो सकते हैं? एक बिंदु पर दो विद्युत क्षेत्र हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते। इसका मतलब विद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। प्यारे विद्यार्थियों, ये प्रश्न एग्जाम में आ सकता है कि दो क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं, क्यों? तो दो क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं क्योंकि यदि वह एक दूसरे को काटती हैं तो उसके कटान बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं होगी जो कि असंभव हैं। ऐसा कैसा आपको लिखना है, जैसा मैंने बोला, रिपीट करूं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं क्योंकि यदि वो एक दूसरे को काटेगी
तो उसके कटान बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं होगी जो कि संभव नहीं है। बस इतना लिख देंगे। ये पॉइंट नंबर 4 हो गया। पॉइंट 1 था अकेले आवेश के लिए धनावेश से प्रारंभ होकर अनंत तक जाती है, अनंत से मतलब अकेले आवेश के लिए बात करेंगे तो अनंत से प्रारंभ होकर आवेश अनंत से प्रारंभ होती है या आवेश से प्रारंभ होकर अनंत तक जाती है। दूसरा धनावेश से प्रारंभ होती है, ऋणावेश पर समाप्त होती है। और तीसरा पॉइंट तो वही स्पर्शरेखा वाला जो हमने परिभाषा में बता दिया था। चौथा पॉइंट था दो बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे बल ही रेखाएं ही प्रयोग नहीं करेंगे, बस क्षेत्र रेखाएं ही प्रयोग करो यहाँ पर बल लिखने में। तो दो क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेगी। उसके बाद बात करते हैं विद्युत क्षेत्र रेखाएं सतत और खुला वक्र होती है। पहले तो खुला वक्र वाली कहानी पे बात कर लेते हैं, सतत वाली बात पर बाद में आते हैं। तो अगर मान लो आपने इतना तो पढ़ लिया है कि भाई जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं वो धनावेश से प्रारंभ होती है और ऋणावेश पर समाप्त होती है, ये हमारा पड़ा हुआ मामला है। ठीक है सर, अब आप ये बताओ बंद किसको कहते हैं? बंद जो यहाँ से शुरू हुआ और वापस यहाँ आके खत्म हो जाए, ये बंद है। पर ये तो बंद नहीं है, ये तो खुला ही है क्योंकि बंद हुआ नहीं। अगर दो आवेश भी हो, और अकेले आवेश के लिए बात करूँ तो देखो आप अकेले आवेश के लिए तो ऐसे चले जा रहे हैं। तो होता क्या है, इसमें जो है आवेशों में चूंकि विद्युत आवेश में अकेले आवेश का अस्तित्व संभव है, इसीलिए ये खुला वक्र है, बंद होती नहीं है, पहली बात। ठीक, अब दूसरी कहानी ये है कि भाई विद्युत क्षेत्र रेखाएं सतत वक्र होती। चलो मान लो सतत नहीं है, अगर क्षेत्र रेखा ऐसे चली ऐसे आ गई, ऐसे आ गई तो मान लो यहां से आवेश जंप मार के यहां आ रहा है क्या? भाई ऐसा हो नहीं सकता है। तो आवेश एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जंप मारेगा तो जो कि संभव नहीं है। तो आप ऐसा लिख सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं सतत वक्र क्यों होती है? तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं सतत वक्र इसलिए होती है यदि विद्युत क्षेत्र रेखाएं किसी जगह पर टूटती है तो इसका अर्थ यह है कि आवेश एक जगह से दूसरी जगह पर कूद रहा है जो कि असंभव है। ठीक, तो एक प्रश्न मैंने छोटा आपको ये बताया कि भाई दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। एक छोटा प्रश्न बता रहा हूं कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं सतत वक्र होती है क्यों। ये दो प्रश्न आ सकते हैं। अब विद्युत क्षेत्र रेखाएं सतत और खुला वक्र होती है, ये क्लियर हो गया आपका। अगला प्रश्न है कि अगर मतलब जो पॉइंट है कि यदि विद्युत क्षेत्र रेखाएं अगर एक दूसरे के पास पास होती हैं तो वहां प्रबल होता है और दूर दूर होती है तो वहां पर विद्युत क्षेत्र दुर्बल होता है। ठीक, ये अगर 5 पॉइंट आप याद कर लेते हैं, अगर 4 नंबर में आता है तो आप 4 पॉइंट भी लिख देते तो भी काम हो जाता है। क्षेत्र रेखाओं के दो गुणधर्म आईएमपी बनते हैं, बोर्ड में कई बार आ गए हैं, और एक दूसरे को नहीं काटता ये भी कई बार आ गए हैं, तो कुछ प्रश्न रिपीट हो सकते हैं। अब ऑब्जेक्टिव के लिहाज से अगर मेरी बात सुने आप कि यहाँ अगर धनावेश हैं और यहाँ भी धनावेश है मान के, तो जब आप क्षेत्र रेखाएं खींचेंगे तो इस तरह से विद्युत क्षेत्र रेखाएं चलेगी और इनके बीच में एक पॉइंट मिलेगा जहां पर विद्युत क्षेत्र क्या होगा, शून्य होगा, और उस पॉइंट को हम कहते हैं उदासीन बिंदु। ठीक है, तो ये कंडीशन कब बनेगी? तो ये कंडीशन तब बनेगी जब दो समान आवेश हो। तो दो समान आवेशों के लिए उनके बीच में जो बिंदु जहां विद्युत क्षेत्र शून्य होता है तो उसको आप क्या कहेंगे? तो उसको हम कहेंगे उदासीन बिंदु। ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। आगे बढ़ाते हैं। ठीक, टॉपिक है अगला, एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित द्विध्रुव पर लगने वाले बलागुण। देखो एक कहानी और मैं थोड़ी सी बता देता हूं तो आपको क्लियर हो जाए। एक समान विद्युत क्षेत्र की बात कर रहे हैं, तो जब विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो अभी हमने बात करी, अगर ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे से क्या हो, समान दूरी पर और एक ही दिशा में हो, तो एक दूसरे से ये समदूरस्थ हो और एक ही दिशा में हो, तो वहां उस क्षेत्र को हम कहते हैं एक समान विद्युत क्षेत्र। ठीक है, जब रेखाएं एक दूसरे से समदूरस्थ हो और एक ही दिशा में हो तो उसको हम कहते हैं एक समान विद्युत क्षेत्र। और अगर रेखाएं ऐसा ना कर रही हो तो उसको हम असमान विद्युत क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, इस कहानी को अपन इतना ही ध्यान रखना है, हो जाएगा काम। अब हमारे पास टॉपिक है कि भाई एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर लगने वाला बलागुण। ठीक मेरे भाई,
तो हमारे पास एक समान विद्युत क्षेत्र है। ये बन गया एक समान विद्युत क्षेत्र। इस एक समान विद्युत क्षेत्र में हम बिठा देते हैं द्विध्रुव भाई साहब। ये द्विध्रुव भाई साहब इस एक समान विद्युत क्षेत्र में थीटा कोण बनाकर बैठ गए। ठीक, ये अब जब आपने इनको बिठाई दिया है तो ये जब बैठे हैं तो ये धनावेश वाले भाई साहब पर जो बल लगेगा वो विद्युत क्षेत्र की दिशा में लगेगा। ठीक, जिधर विद्युत क्षेत्र है उधर लग जाएगा। और ऋणावेश वाले भाई साहब पर जो बल लगेगा वो इसके ठीक विपरीत दिशा में, है ना। तो अब ये अपने को कैसे मालूम पड़ रहा है भाई इस पर कैसे लगेगा? तो चूंकि धनावेश हैं तो बाहर की तरफ, और जो ऋणावेश हैं तो इसके ठीक विपरीत, धनावेश के ठीक विपरीत दिशा में। तो मेरे पास एक बल लग रहा है, जो ऋण के आवेश पर जो बल लग रहा है वो ऐसे लग रहा है, F बराबर माइनस QE, और यहां पर भी हो गया F बराबर, ठीक, बल समान परिमाण, जितना इस पे लग रहा है उतना ही लग रहा है, केवल दिशाएं इनकी विपरीत हो गई, इतनी बात हो गई। तो एक बल लग रहा है हमारा QE एक दिशा में और एक बल लग रहा है QE अपोजिट डायरेक्शन। तो टोटल नेट बल क्या आ गया? 0 आ गया। तो जब एक समान, ऑब्जेक्टिव बता रहा हूं पहले, जब एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को रखा जाता है तो आपसे अगर कोई पूछे कि भाई एक समान विद्युत क्षेत्र में अगर द्विध्रुव रख दिया तो भैया उस पर बल कितना लगेगा, तो आप कहिएगा कि भैया 0 बल लगेगा। कितना लगेगा? 0 बल। ठीक, अब समझो, जैसे हम नल की टोटी को घुमाते नहीं, तो नल की टोटी को घुमाते तो अंगूठा एक तरफ बल लगाता है इधर और उंगली एक तरफ बल लगाती है ऐसे, तो क्या बनता है? बलागुण बनता है। तो यहां भी ऐसा ही हो रहा है, प्लस वाला आवेश उसे एक तरफ ले जा रहा है, माइनस वाला एक तरफ ला रहे हैं, पर दोनों ही मिला के उसको क्या कर दे रहे हैं? रोटेट कर दे रहे हैं, उसको घुमा रहे हैं, घूर्णन करा रहे हैं। और जब भी घूर्णी गति में आप इस टाइप की स्थिति पढ़ते हैं तो वहां क्या लगता है? वहां लगता है बलागुण। तो भाई ये माइनस क्यू पर जो बल लग रहा है और प्लस क्यू पर जो बल लग रहा है, दोनों मिलकर किसका निर्माण कर देते हैं? बल आघूर्ण का निर्माण करते हैं, एक बल युग्म का निर्माण करते हैं, एक प्रत्यानयन बल युग्म का निर्माण करते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये कहानी आप लोगों को समझ में आई होगी कि भाई एक विद्युत द्विध्रुव है, जिसको नामकरण भी कर देते हैं आप। इसका नाम हो गया ए, इसका नाम हो गया बी। एक विद्युत द्विध्रुव ए बी एक समान विद्युत क्षेत्र ई में कोण बनाते हुए रखा गया। कितना कोण बना रहा है? थीटा कोण बनाते हुए रखा गया। इस स्थिति में धनावेश के कारण एक बल F बराबर QE क्षेत्र की दिशा में तथा माइनस Q बल क्षेत्र की विपरीत दिशा में, इसके ये इसकी दिशा में लग रहा है, ये इसकी विपरीत दिशा में लग रहा है। ठीक, अतः यह एक बल युग्म बनाते हैं जो द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र के समांतर लाने का प्रयास करते हैं, और इसे हम प्रत्यानयन बल कहते हैं, प्रत्यानयन बल आघूर्ण। अब प्रत्यानयन बल आघूर्ण हम लिखेंगे पीछे। अब पहले कहानी, जब भी आपको बलाघूर्ण की याद आ जाए तो बलाघूर्ण हम कक्षा 11 में पढ़ते थे, याद होगा आपको। उसका सूत्र है कि भाई कोई भी एक बल गुना दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी, बलों के बीच की लंबवत दूरी, इतना हमारा पड़ा हुआ है। अब हमें यहां फिर कंसेप्ट की जरूरत पड़ी, क्योंकि बल तो हमें दिखाई दे रहा है बहुत बढ़िया से, QE बल लग रहा है। अब लंबवत दूरी की हम चर्चा करते हैं। अब आप देखो कि भाई एक बल तो आपका ये ऐसे जा रहा है और एक बल आपका ऐसे, तो इन दोनों के बीच की ये दूरी यानी कि ये वाली, क्योंकि आप अच्छे से जानते हैं कि भाई जो वेक्टर होते हैं, जो सदिश होते हैं, उसको शिफ्टेड किया जा सकता है ना, उसकी उसी समांतर दिशा में, ठीक है, समांतर विस्थापित किया जा सकता है। तो हमने इनको मान लो इसको समांतर विस्थापित करके यहाँ लाया है, तो अब अपने को पता चल रहा है कि भाई यहाँ पर एक बिंदु, ये BC जो है, इनके बीच की लंबवत दूरी हो गई। तो लंबवत दूरी हो गई हमारे पास BC। अब आप BC ज्ञात करना चाहते हैं कि भाई BC है कितना, तो आपको ये त्रिभुज दिखाई दे रहा है, ये यहाँ पर 90 डिग्री का है, तो ये एक समकोण त्रिभुज हो गया। और इसमें आपको जो ज्ञात दूरी है वो है 2a, क्योंकि ये द्विध्रुव है।
द्विध्रुव के बारे में आप जानते हैं, द्विध्रुव है ना, बराबर तथा विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी वाला, तो उसकी दूरी अपन 2a मानते हैं ना, यानी कि केंद्र से एक और की a मान लेते हैं, केंद्र से एक और की a मान लेते हैं, तो 2a हो जाता है। अब ये पता है अपने को और ये वाली अपने को फाइंड आउट करना है। तो लंब बटा जो है कर्ण जो होता है उसको आप क्या बोलते हैं, साइन थीटा बोलते हैं। तो हमें यहां से अंदाजा लग जाता है कि त्रिभुज ABC में, यहाँ और भी लिखें कि समकोण त्रिभुज ABC में साइन थीटा बराबर BC अपॉन 2a। तो BC बराबर आया बेटा 2a साइन थीटा। अब ये 2a साइन थीटा आप यहां रख देंगे, बल आघूर्ण को हम टाउ से दर्शाते हैं, टाउ बराबर QE इंटू 2a साइन थीटा। Q इंटू 2a क्या पढ़ रखा है आप लोगों ने, द्विध्रुव आघूर्ण, तो Q इंटू 2a की जगह हो जाएगा PE साइन। प्यारे विद्यार्थियों, ये आ गया आपका बल आघूर्ण। अगर मैं इसे कैसे लिखूं, सदिश रूप में, अगर मैं इसको सदिश रूप में लिखूं तो सदिश रूप में मेरे भाई, सदिश रूप में क्या हो जाएगा, टाउ बराबर P क्रॉस E। क्रॉस प्रोडक्ट क्यों, ये साइन थीटा ने बता दिया, ठीक है, साइन थीटा आने से हमें अंदाजा लग गया कि ये क्रॉस प्रोडक्ट है, ठीक है, सदिश गुणा है। कोस थीटा आता तो अदिश गुणा, सिंपल सी बात है ना, कभी भी इस तरह से सूत्र देख के भी अंदाजा आप लगा सकते हैं। अब इसमें कुछ पॉइंट और पर हम चर्चा कर लें, यानी कि केस फर्स्ट। यदि आपका थीटा बराबर 0 डिग्री हो तो टाउ बराबर बेटा PE साइन 0, साइन थीटा, थीटा का मान 0 हो गया, इसको हमने टाउ लिख दिया। फिर एक केस और की बात करें, केस सेकेंड, यदि थीटा बराबर आपका 90 डिग्री हो तो टाउ बराबर, ठीक है, PE साइन 90, साइन 90 का मान 1 हो जाए, ठीक। यदि थीटा बराबर 180 डिग्री हो तो टाउ बराबर PE साइन 180, साइन का मान माइनस। तो देखिए कि यहां 0 हो गया, यानी कि ये इसकी न्यूनतम स्थिति है। यहां पर ये प्लस में है तो टाउ मैक्सिमम। यहां द्विध्रुव की जो इसको अपन कह सकते हैं ये स्थायी अवस्था है, आप लिख सकते हैं कि इस स्थिति में द्विध्रुव, इस स्थिति में द्विध्रुव स्थायी अवस्था में होगा, और यहां जहां माइनस है वहां अस्थायी अवस्था में होगा। और यहां पर बल आपका क्या है, अधिकतम है। बल आघूर्ण क्या है आपका, अधिकतम है, बल नहीं, बल आघूर्ण, क्योंकि एक समान विद्युत क्षेत्र में बल तो क्या होता है, 0 होता है। पर यदि असमान विद्युत क्षेत्र होगा तो क्या होगा, तो यदि असमान विद्युत क्षेत्र होगा बेटा तो जो बल भी होगा और बल आघूर्ण भी होगा, दोनों ही चीजें होगी, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये प्रश्न आपका एग्जाम में आ सकता है। इसमें से बहुत सारे मैंने ऑब्जेक्टिव भी आपके क्लियर किए, जिसमें से एक तो आपका सदिश रूप पूछा जा सकता है, MP बोर्ड में बहुत सारी बार पूछा गया, ठीक। एक दूसरा, इसकी जो स्थितियां जो बताई गई हैं अलग अलग कोण पर, स्थायी अवस्था, अस्थायी अवस्था, ये पूछी जा सकती है। एक समान विद्युत क्षेत्र में बल का मान 0 होता है और बल आघूर्ण लगता है, ठीक है। इनमें से कुछ भी पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, टॉपिक है बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना, विद्युत फ्लक्स, ठीक है। विद्युत फ्लक्स पढ़ने के लिए आपको एक चीज आना चाहिए, आप बहुत अच्छे से विद्युत फ्लक्स समझ जाएंगे, वो होता है क्षेत्र सदिश। क्षेत्र सदिश के लिए आप सिंपल सी एक बात याद रखें, क्षेत्र सदिश हमेशा पृष्ठ के अभिलंबवत होता है, ठीक है, पृष्ठ के लंबवत ये रहेगा। अपन इतना याद रख लेंगे तो भी हमारा काम बन जाएगा। क्षेत्र सदिश हमेशा
पृष्ठ के लंबवत होता है। ये आप याद रखिएगा। अगर आपने ये याद रख लिया तो आपको तनाव लेने की जरूरत नहीं है। एक चीज समझ गए, अब क्षेत्र सदिश की मुझे इसमें जरूरत लगने वाली है। विद्युत फ्लक्स शब्द, अगर ऑब्जेक्टिव के तौर पर एक प्रश्न मुझे बनाना हो तो मैं ये पूछूंगा कि भाई विद्युत फ्लक्स शब्द जो है कहाँ प्रयोग होता था। तो इससे पहले जो हम लोग इसका प्रयोग करते थे वो द्रव गतिकी में प्रयोग करते थे, हाइड्रोडायनेमिक्स में प्रयोग होता था। ठीक, ये एक प्रश्न यहाँ से भी ये भी बन सकता है। बहुत लंबी कहानी रचेंगे अपन, मुख्य मुख्य बातें ही बताएंगे। सबसे पहले मैं इसको डेफिनेशन से ही शुरू करता हूं, जो डेफिनेशन हमारी किताबों में दी गई है। हमारी किताब में इस तरह से लिखा गया, वैसे एनसीईआरटी के अंदर तो कोई डेफिनेशन लिखी हुई नहीं है ना, वो तो वहां तो अपने को ही हमारी बुद्धि के प्रयोग से चीजें पता लगानी रहती है। विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ की लंबवत दिशा में गुजरने वाली कुल बल रेखाओं की संख्या। क्या लिख रहा है कि भाई विद्युत क्षेत्र में किसी पृष्ठ के लंबवत दिशा में गुजरने वाली कुल बल रेखाओं की संख्या को उस पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स कहते हैं। यानी कि भाई ये कहना चाह रहा है कि भाई कोई पृष्ठ है और उस पृष्ठ से गुजरने वाली, उस पृष्ठ के अभिलंबत, जैसे जो पृष्ठ हैं, ये आपका एक पृष्ठ है और इस पृष्ठ से जो रेखाएं पास हो रही है और वो भी कैसे, अभिलंबत। तो किसी पृष्ठ से गुजरने वाली जो रेखाएं जो उससे पास हो जाए, मैं कह रहा हूं कि भाई एक ये दरवाजा है ना, ये एक ऐसी मान लो ये ऐसे है, यहाँ एक दरवाजा है, इससे पार हो रहे हैं। उस दरवाजे से पार होने के लिए जितनी रेखाएं उससे पार हो गई उसको आपने कह दिया। यानी कि पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली कुल बल रेखाओं की संख्या को फ्लक्स कहते हैं। मान लो यहाँ से 2 रेखाएं गुजरी तो इसका मतलब यहाँ का फ्लक्स कितना हो गया, 2। 3 रेखाएं गुजरी तो यहाँ का फ्लक्स कितना हो गया, 3 हो गया। यानी पृष्ठ से जितनी रेखाएं गुजरेगी उसका फ्लक्स उतना होगा। ठीक, यानी कि हमें एक चीज यहां पर मालूम पड़ गया कि जो फ्लक्स हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज है रेखाओं की संख्या, जितनी रेखा गई। ठीक, अब ये बताओ कि भाई ये क्षेत्र है ना, अगर मैं इस क्षेत्र को थोड़ा बड़ा ले लेता है ना, अभी बहुत सारी रेखाएं ऐसे भी आ रही है, मान लो इससे गुजर नहीं रही, अब मैंने बड़ा ले लिया, तो अब ये जो बाकी की जो रेखाएं थी जो इसमें नहीं आ रही थी पहले, अब गुजर जाएगी क्या, बिल्कुल गुजर जाएगी। वो 2 और जो साइड में बनाई अपन ने वो भी गुजार लेंगे। और कोई रेखा यहाँ होती है आसपास तो वो भी इससे गुजर जाएगी, और कोई रेखा यहाँ होगी तो वो भी इससे गुजर जाएगी। हाँ, इसका मतलब ये हुआ कि भैया जितना बड़ा क्षेत्रफल है उतनी ज्यादा रेखाएं उससे पास हो। तो दूसरी जो टर्म है वो है क्षेत्रफल। ठीक, हम यहाँ चर्चा एक छोटे क्षेत्रफल के लिए निकालेंगे, है ना। तो यहाँ आपको 2 चीजें, 2 टर्मोलॉजी मिल गई कि भाई एक तो क्षेत्र रेखाएं और एक क्षेत्र। ठीक, अब इसको पहले तो जो डेफिनेशन के फॉर्म में है उसी में आते हैं। भाई हमारे पास ये विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र जो है पृष्ठ के अभिलंबत ये रेखाएं गुजर रही है ना। थोड़ा सा और सही बना, ऐसे बनाते हैं, ये थोड़ा ठीक लगेगा आपको। ये क्षेत्र रेखाएं ऐसे जा रही, ठीक है, और यहां पर हम एक पृष्ठ बना देते, ये आपका पृष्ठ। अब इस पृष्ठ के ये लंबवत गुजर रही, ठीक है, ये क्षेत्र रेखा है ना, बाहर से प्रवेश करा दी, अंदर अपन ने हटा दी यहाँ से। अब ये देखो ये, यानी कि अब आपको मैंने अभी एक चीज कही थी वो वापस रिकॉल करो कि भाई जो क्षेत्र सदिश है वो पृष्ठ के अभिलंबत होगा। ठीक है, तो इसका क्षेत्र सदिश हो गया डीए, जो कि पृष्ठ के अभिलंबत है, विद्युत क्षेत्र रेखा। अब देखो क्षेत्र रेखाएं और क्षेत्र सदिश एक दूसरे के कैसे हैं, समानांतर है। यानी कि पृष्ठ के अभिलंबत जितनी बल रेखाएं गुजर रही है उसको आप विद्युत फ्लक्स कह रहे हैं। अभी तक भी ये बात भी अभी क्लियर है। अब एक काम और करते हैं, ये जो पृष्ठ हैं इसको थोड़ा सा घुमा देते हैं। अभी जो क्षेत्र रेखाएं आपकी जा रही है ऐसे, मान लो इनको ऐसे ही जाने दो,
इनकी जिंदगी को डिस्टर्ब मत करो क्षेत्र रेखाओं, और पृष्ठ को थोड़ा सा घुमा दो, है ना, ये थोड़ा सा इसको घुमा दो इस तरह से। अब मैं इसको थोड़ा सा और डायग्राम को और स्पष्ट आपका बन पाए इस हिसाब से अपन बनाते हैं कि भाई ये जो है पृष्ठ है, क्षेत्र सदिश से चला जाएगा और ये आपकी क्षेत्र रेखा है ऐसे। तो ये जो डीए है ये ऐसे हैं, एक से थोड़ा सा वापस से बनाना पड़ेगा, है ना, 1 मिनट वापस से बना देते हैं कि भाई ये तो क्षेत्र रेखाएं आपकी हो ही गई जो जा रही है। अब इसमें जो पृष्ठ आप ले रहे हैं वो पृष्ठ थोड़ा ऐसे बनाएं जो इसके साथ कितना, इसके साथ कोण बना जाए, क्षेत्र रेखाओं के साथ कुछ कोण बने। मान लो इस तरह से अपन ने ले लिया और स्पष्ट कर देते हैं ऐसे, ये क्षेत्र रेखा है और इनके साथ ये डी ए ये हो गया, ये स्थिति, ठीक है। ऐसा स्थिति में आपका यहाँ पर है। तो अब आप मुझे ये बताओ कि ये जो डीए है ना, विद्युत क्षेत्र रेखा ई इधर है। अब आपका विद्युत फ्लक्स है ना, विद्युत फ्लक्स निकालना है, तो भाई जो क्षेत्र रेखाओं के जो साथ जाता है वही हमारे फ्लक्स में शामिल होगा। तो इसके 2 भाग आप करोगे, इसके 2 भाग आप करोगे तो इसका एक भाग और होगा आपका डीए कोस थीटा का, एक भाग होगा डीए कोस थीटा ये लंबवत वाला जो इसके साथ होगा, और एक इसका विपरीत होगा डीए साइन थीटा। तो डीए साइन थीटा हमारे तो इंक्लूड होगा ही नहीं, हमारे कौन इंक्लूड होगा, डीए कोस थीटा। तो मेरे भाई फाई बराबर ई विद्युत क्षेत्र और ये मिलाकर डीए कोस थीटा। 2 चीजें इंक्लूड करने की मैंने कहा था, क्षेत्र रेखाओं में 2 चीजें इंपॉर्टेंट है, एक तो विद्युत क्षेत्र रेखा है और एक उसका क्षेत्रफल, और ये डीए मतलब हमने एक छोटे से क्षेत्र से गुजरने वाली रेखाएं ले ली। तो मेरे भाई आगे अब हमारे पास सूत्र, वापस से समझो एक एक चीज को, मैं जो बात कह रहा हूं वो बिल्कुल जहन में अंदर फील होनी चाहिए। मैं ये कह रहा हूं कि भाई विद्युत क्षेत्र में किसी पृष्ठ के लंबवत दिशा में, भाई पृष्ठ ऐसे हैं, ये पृष्ठ है, इस पृष्ठ की लंबवत दिशा में ऐसे, ठीक है, लंबवत दिशा में गुजरने वाली रेखाओं की संख्या जो इससे पास हो गई उनकी रेखाओं की संख्या को हम विद्युत फ्लक्स कहते हैं। अगर पृष्ठ आपका ऐसे हो गया थोड़ा सा और अब क्षेत्र रेखा है गुजरनी, तो फिर क्या होगा, अभी जितनी गुजर रही थी उतनी नहीं गुजरेगी ना, क्योंकि अभी ये रेखा यहाँ से भी गुजर रही है, यहाँ से गुजर, अब तिरछा कर दिया, अब रेखा यहाँ से और कुछ रेखाएं तो गुजरेगी, बाकी सारी रेखाएं नहीं गुजरेगी। तो उस कंडीशन में अपना फॉर्मूला क्या हो गया, फाई बराबर ई डी कोस थीटा। तो किसी पृष्ठ से लंबवत गुजरने वाली कुल बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। अब बेटा ये जो थीटा है, इस थीटा के लिए बिल्कुल दिमाग में रखना, ये जो थीटा है ना, रटने वाली बात है, समझने वाली बात है, कहीं लिख लेना, थीटा क्षेत्र सदिश व क्षेत्र रेखा के बीच का कोण है। क्या लिखोगे, थीटा क्षेत्र सदिश और क्षेत्र रेखा के बीच का कोण है। ऐसा क्यों लिखा रहा हूं अभी समझ आएगा। मैं बात करते हैं, हम लोग बात करते हैं केस फर्स्ट की। यदि थीटा बराबर 0 डिग्री, ठीक है, थीटा बराबर हमारा 0 डिग्री, ओके मेरे भाई, हो तो फाई बराबर सूत्र क्या था, ई डी ए कोस थीटा, थीटा का मान हो गया 0 डिग्री, कोस 0। अब बच्चा यहां देखो, कोस 0 का मान 1 हो जाएगा, वो एक कहानी। मैं कह रहा हूं कि थीटा बराबर 0 डिग्री, है ना, और कोष्टक में यहां लिख देता हूं पृष्ठ के लंब। अब सर कंफ्यूजन आ गया, थीटा बराबर 0 डिग्री, क्योंकि हमारे दिमाग में वो 0 जो होता है समानांतर होता है, भाई 0 डिग्री कौन बढ़ रहे, समांतर दिमाग में बैठ जाता है, पृष्ठ के लंबवत, यानी कि आपके पास यहां पर थीटा 0 होने का मतलब है, ये पहली कंडीशन जो मैंने यहां बनाई थी कि डीए भी ऊपर जा रहा है और ई भी ऊपर जा रहा है, दोनों ही एक ही दिशा में अगर जा रहे हैं ऐसे, तो फिर
ये पृष्ठ के लंबवत है, देखो दोनों ही पृष्ठ के लंबवत हो गए। पर यदि मैं एक काम करूं कि भाई ये तो 0 हो गया, तो ई डी ए लिख दीजिएगा यहाँ पर, ये फाई मैक्सिमम है ना, इसकी कंडीशन में फ्लक्स अधिकतम होता है। एक सेकेंड, यदि थीटा बराबर 90 डिग्री हो, यानी कि पृष्ठ के समांतर हो, तो अब फाई बराबर ई डी ए कोस 90, फ्लक्स हो गया 0, ये मिनिमम की कंडीशन। अब आप समझो इस बात को, भाई मैं कह रहा हूं कि क्षेत्र सदिश तो भाई पृष्ठ के लंबवत रहेगा, ऐसे ही रहेगा, ये तो फिक्स हो गया। अगर क्षेत्र रेखाएं जो है वो ऐसे आ जाए, अब देखो ये क्षेत्र रेखाएं अगर ऐसे आएगी तो पृष्ठ से पास होगी क्या? नहीं होगी ना। तो ये लंबवत होने का मतलब है कि ये लाल वाला पेन क्षेत्र रेखा हो गया, और ये जो मेरा ब्लैक वाला पेन है ये क्षेत्र सदिश हो गया। कितना कोण बन रहा है? 90 डिग्री का। तो ये क्षेत्र रेखा क्या पास होगी क्या इस पृष्ठ से? नहीं होगी ना। ऐसे होगी तो चली जाएगी, पर ऐसे थोड़ी जाएगी। ठीक, तो वही वाली बात है। अगर आप पढ़ते हैं किताब में तो आपको रिंग वाला उदाहरण देके बताया गया कि भाई अगर एक रिंग है और पानी के सामने अगर रिंग ऐसे रखेंगे तो आराम से जो है वाटर आपका पास हो जाएगा उस रिंग में से, पर रिंग को ऐसे रख देंगे तो वाटर पास होगा क्या? नहीं होगा। ये वाली बात अपने दिमाग में रखनी, तो फ्लक्स शून्य होता है। अब जो विद्युत फ्लक्स है ना, वो पृष्ठ के समांतर 90 डिग्री कंडीशन में शून्य होता है और 0 डिग्री कंडीशन में पृष्ठ के लंबवत। ठीक, पर थीटा किस किस के बीच में? तो थीटा क्षेत्र सदिश और क्षेत्र रेखा के बीच का कोण है। ये 3 प्रकार का होता है, धनावेश, धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य। अब धनात्मक, जब क्षेत्र रेखाएं क्या हो, बाहर निकले तो धनात्मक, क्षेत्र रेखाएं अंदर आए तो ऋणात्मक, शून्य जितनी बाहर गई उतनी अंदर आ जाए। ठीक है भाई, जितनी रेखाएं पृष्ठ के भीतर प्रवेश कर रही हैं, बाहर जा रही है, उतनी रेखा पृष्ठ के भीतर आ जाए तो ठीक है, उसको अपन कहेंगे कि यहाँ पर फ्लक्स शून्य है। ठीक, और उसके बाद जो है धनात्मक, यानी कि बाहर निकले। तो 3 प्रकार के होते हैं, धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य। ठीक है, ये तो एक कहानी हुई। अब और भी चीजें जो बच गई वो देख लेते हैं। अपन लिख देते हैं फाई बराबर ये है ना। अब आपका इसका मात्रक, तो विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मात्रक न्यूटन प्रति कूलम, सारे विद्यार्थियों को अच्छे से याद होगा। क्षेत्रफल का मीटर वर्ग, तो बेटा हो गया न्यूटन मीटर वर्ग प्रति कूलम। विमीय सूत्र, बल का विमीय सूत्र होता है mLT-2, मीटर के लिए हो जाएगा L स्क्वायर, और इसका हो गया कूलम का 80। तो m1 L क्यूब, T और ऊपर गया T इनवर्स 3 A इनवर्स 1। बोलो कौन सी राशि है? तो यह अदिश राशि। सर हमें तो पता नहीं चल रहा, कैसे मालूम पड़ा अदिश राशि है? कुछ नहीं है यार मेरे भाई, ये यहाँ फार्मूला देख ले, फार्मूले में कोस थीटा आ रहा है, और कोस थीटा जब भी आता है, कोस थीटा जब भी आता है अदिश किसी में भी, और किसी में भी साइन थीटा आ रहा है तो सदिश, क्योंकि अदिश गुणा और सदिश गुणा हम 11 में अच्छे से पढ़े हुए हैं। तो ये था बेटा विद्युत फ्लक्स। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है विद्युत फ्लक्स। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसी की हेल्प से गाउस का नियम आएगा। हालांकि विद्युत फ्लक्स अभी तक 2013 में ही एमपी बोर्ड में आया हुआ है, और इससे पहले कभी नहीं आया। ठीक, बट अब जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वो टॉपिक 2026 की बोर्ड परीक्षा में संभावित, ठीक है, 2026 की बोर्ड परीक्षा में वो प्रश्न आ सकता है, वो है गाउस का नियम। क्योंकि गाउस का नियम अभी 4-5-6 सालों से आ नहीं रहा है, इसकी एप्लीकेशन आ जाती है पर ये नहीं आता है। ठीक है, तो अब गाउस के नियम की हम चर्चा करेंगे। स्टेटमेंट तो वैसे पहले मुझे कथन बताना नहीं चाहिए, पर मैं पहले कथन बता रहा हूं, हालांकि इसको प्रूव करेंगे कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ के भीतर उपस्थित आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। ये इसका स्टेटमेंट है, पर अभी स्टेटमेंट को देख के बहुत ज़्यादा भावुक अपने को होना नहीं, इसमें अपने को एक एक चीज़ इसको अपन प्रूव करेंगे। वास्तव में ये क्या चीज़ है? गाउस का नियम जो बनाया गया वो एक विद्युत फ्लक्स ज्ञात करने का ही सिस्टम है। ये है कि ये किसी भी आकार आकृति के पृष्ठ पर लागू हो जाता है ना।
पर मैं आपको इसके लिए बहुत ऐसा प्रश्न लेकर समझा रहा हूं कि भाई उस प्रश्न से आपको अच्छे से हो जाए, है ना। तो मैं एक गोला ले लेता हूं यहां पर, सबसे बढ़िया चीज होती है गोला। अब ये गोला ले लिया, अब हो गया परफेक्ट गोला, अब दिख गया होगा आपको, इसको परफेक्ट गोला बना ले। एक, अब इस गोले के भीतर यहां बिठा देते हैं धन क्यू आवेश। ओके सर। अब हमारे पास एक गोला है, इस गोले के अंदर धन क्यू आवेश रखा। अब आप समझने की कोशिश करें कि मान के चलो कि मैं इस बिंदु पर, यहां एक बिंदु P, इस बिंदु P पर मैं विद्युत क्षेत्र निकालना चाहूं अगर, तो धनावेश के लिए विद्युत क्षेत्र की दिशा कहां होती है? बाहर की तरफ। अभी हमारा जो ज्ञान है उसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। यहां अपन क्या लिख सकते हैं कि माना कि एक गोले के केंद्र पर धन क्यू आवेश रखा है और गोले के केंद्र से r दूरी पर बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र। अब इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम अगर देखें तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो सूत्र है जो हमें याद है वो ये हो कहता है कि E बराबर 1/4 पाई नॉट Q बटा R वर्ग। क्योंकि दिशा बाहर की तरफ है तो मैं यहां लिख दूंगा OP दिशा साइड में। पर आप सोच रहे होंगे सर आपने मेरे को तो कहा ही नहीं कि भाई हम ई क्यों ज्ञात कर रहे हैं। बात तो सही है, हमें क्या करना है मैं वो पहले पूरा क्लियर कर दूं कि हमें निकालना है इसमें फ्लक्स, और फ्लक्स के लिए जो हमने फार्मूला लिया था वो लिया था ई डी ए कॉस्ट। अभी हल पड़ा। हाँ सर, तो अभी मैंने पहले ई निकाल लिया। अब मैं वो छोटा क्षेत्र की चर्चा करता हूं, हालांकि अपने वो पूरे गोले पर निकालना, पर हम पहले एक छोटे क्षेत्र का फ्लक्स ज्ञात करेंगे और इस छोटे क्षेत्र का अगर फ्लक्स आ गया तो फिर हम पूरे का आसानी से निकाल लेंगे ना। ये यहाँ P बिंदु यहाँ अंदर कहीं लिख देते हैं, चलो यहाँ लिख। अब ये वाला जो एरिया है इसके लिए आप फ्लक्स चाहते हैं, ओके, इसको ऐसे मिला देते हैं, इस समतल में एक घन कोण बनाएगा यहाँ पर। अब आप ये देखें, चूंकि ये तो एक जैसा गोला है तो अपना कोई समस्या नहीं है, अगर ये एक जैसा नहीं होता तो फिर वो घन कोण वाला कंसेप्ट लेके चलते हैं। अभी तो अपन बहुत आसानी से हो जाएगा। अब ये जो है इसको अपन इसका जो क्षेत्र सदिश है वो इसके क्या होगा? लंबवत होगा, ठीक है। क्योंकि भाई जो क्षेत्र बना है उसका हमेशा मैंने क्या कहा, क्षेत्र के ठीक अभिलंबवत होगा, हमेशा क्षेत्र के अभिलंबवत होगा, पक्का याद रखना। क्षेत्र सदिश हमेशा क्षेत्र के अभिलंब। तो विद्युत क्षेत्र देखो, क्षेत्र सदिश डी ए इधर और ई इधर, दोनों ही फार की तरफ। तो पृष्ठ डीए से गुजरने वाला फ्लक्स, अब मेरे भाई डी फाई बराबर ई डी ए कोस थीटा हमारा पड़ा हुआ है। अब थीटा कितना है तो थीटा देखो ना, यहां ई भी इधर आ रहा है, डी भी इधर आ रहा है, तो दोनों के बीच का कोण कितना हो गया? 0 डिग्री हो गया। तो थीटा बराबर हो गया 0 डिग्री। तो यहां होगा ई डी ए कोस जी, कोस 0 का मान 1, ई डी। समीकरण 1 से ई का मान ले लो, उस समीकरण 1 से, ठीक है। तो डी फाई बराबर ई की जगह रख दिया 1/4 पाई एस पाइलन नोट क्यू बटा आर वर्ग डी ए। बहुत बढ़िया काम, इतना समझ में आ गया होगा आपको। कुछ नहीं किया बेटा, मैंने एक गोला लिया,
ठीक, उस गोले के केंद्र पर धनावेश रखा। कंसेप्ट हमें याद था कि धनावेश के लिए विद्युत शक्ति तीव्रता बाहर की तरफ होती है, बाहर की तरफ दिशा बना दी। एक क्षेत्र सदिश लिया और क्षेत्र सदिश के लिए दिशा हमेशा पृष्ठ के लंबवत होती है, तो मैंने लंबवत ले ली और दोनों के बीच का कोण हमारे पास दिख रहा है कितना है, 0 डिग्री है, तो अपन ने 0 डिग्री ले लिया। ठीक, अब ये तो किसके लिए आया, ये तो इस एक छोटे से डीए के लिए आया। अब हम इस पूरे गोले को है ना डीए की भांति छोटे 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 है ना भागों में बांट देंगे और उन सब का जो फ्लक्स है उसको जोड़ देंगे। तो क्या लिख दूं मैं यहां पर कि भाई संपूर्ण गोले का फ्लक्स ज्ञात करने के लिए गोले पर पृष्ठ डीए की भांति छोटे छोटे भागों में बांट देते हैं। और उनके फ्लक्स को जोड़ देते ऐसा कर। तो जब आप इनके फ्लक्स को जोड़ोगे तो सिग्मा डी फाई, सिग्मा 1/4 पाई एस्पाइलन नॉट क्यू बटे आर वर्ग डी ए। अब ये देखो कि अगर गोला हमारा पूरा एक जैसा ही है, गोले में आर कहीं से कहीं तक बदलेगा नहीं, सब जगह आर एक जैसा ही रहेगा, यहाँ यहाँ यहाँ, एक आर बदलेगा नहीं, 1/4 पाई एस्पाइलन नॉट बदलेगा नहीं, एक आर नहीं बदल सकता, 1/4 पाई एस्पाइलन नॉट नहीं बदल सकता, और आवेश जितना उसके भीतर है उतना नहीं बदल सकता। तो ये तो सब आपकी चीजें क्या है, कांस्टेंट है। अब ये कांस्टेंट हो गया मामला, अंदर क्या बचा, डीए बचा। अब इस जो जो आपका क्या बोलते हैं गोला है, अब इस गोले को अगर छोटे 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 टुकड़ों में बांटा था अपन ने पूरे को, तो वो सारे छोटे छोटे टुकड़े अगर हम जोड़ें तो पूरा क्षेत्रफल अपन ये इसका कवर कर जाएगा। पूरा क्षेत्रफल कवर कर जाएगा तो इसकी जगह क्या आ जाएगा बेटा, ए आ जाएगा। ए क्या है, गोले का क्षेत्रफल है। और गोले के क्षेत्रफल का जो सूत्र है, गोले का क्षेत्रफल क्या होता है, सभी बच्चों को याद है, वो होता है 4 पाई आर वर्ग। बहुत बढ़िया बात। तो गोले का क्षेत्रफल ए बराबर ये आ गया। तो अब ये मान हम यहां रखेंगे, डी फाई को क्या कर देंगे, फाई। तो फाई बराबर Q/4 पाई एस्पाइलन नॉट 1/r वर्ग इंटू ए की जगह आएगा 4 पाई आर वर्ग। अब देखो ये आर वर्ग से आर वर्ग की जीवन लीला समाप्त, 4 पाई से 4 पाई की जीवन लीला समाप्त। बचा क्या, बचा यहां से Q इंटू 1/4 पाई एस्पाइलन, Q इंटू 1 एस्पाइलन नॉट, माफी चाहता हूं। ठीक है, तो फाई बराबर Q इंटू 1 एस्पाइलन। अब ये Q जो है ना, ये वास्तव में इसके अंदर जितना भी चार्ज है उसका सम है। तो यही अब यहां से आपका स्टेटमेंट निकल के आया कि भाई जो विद्युत फ्लक्स है, फाई क्या हो गया, विद्युत फ्लक्स, किसी बंद पृष्ठ या किसी भी आकार आकृति के बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ के भीतर उपस्थित, ये जो उसके भीतर जितना भी आवेश है उस पृष्ठ के भीतर उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ठीक, ये कहानी अपने को याद रखनी। और क्या चीज है जो महत्वपूर्ण है इसके अंदर, इसके अंदर महत्वपूर्ण एक चीज, एक तो ये जो है भीतर स्थित आवेशों के लिए लागू होती है, भीतर स्थित आवेशों के लिए सत्य है। अगर भीतर कोई आवेश नहीं है तो फ्लक्स क्या होगा, 0 होगा। भीतर आवेश नहीं है तो फ्लक्स 0 होता है। तो ये भीतर स्थित आवेशों पर लागू होता है। सबसे महत्वपूर्ण बात, एक किसी भी आकार आकृति के लिए ये लागू होती है। ठीक है, किसी भी आकार आकृति पर ये लागू हो जाती है। मतलब भाई ये डिपेंड इस बात पर नहीं करती है कि भाई आकार कितना है, अगर उसका आकार कम है ज्यादा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है।
महत्वपूर्ण बात, देखो विद्युत फ्लक्स की बात कर रहे हैं तो सबसे महत्वपूर्ण बात ही ये होती है कि भाई उससे कितनी लाइनें पास हो रही है, एक उसके अंदर आवेश कितना है, क्योंकि लाइनें डिसाइड ही आवेश करेगा। तो एक तो आवेश डिसाइड करेगा और एक आकार आकृति डिसाइड करेगी। एक प्रश्न है जो यहाँ से पूछा जा सकता है, उस प्रश्न की एक थोड़ी सी मैं चर्चा आप लोगों के सामने कर रहा हूँ कि भाई एकांक आवेश से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, आवेश से गुजरने वाला फ्लक्स, और ये एमपी बोर्ड में ऑब्जेक्टिव में कई बार आया, तो भाई आप क्यू की जगह कितना लिख देंगे, 1/s²0। एक बार 2017 के अंदर, है ना, 2017 में प्रश्न आया था, फिल इन द ब्लैंक्स दिया था कि एक कूलाम आवेश से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या, अब फार्मूला यही लगा दिया, जब आप इसकी जगह मान रख दें कि 8.85 गुणा 10⁻12, ये हमने पढ़ा हुआ है ε0 का मान, तो फिर यहाँ से आता है 1.13 गुणा 10⁻11। तो ये बल रेखाओं की संख्या होती है, जो यहाँ से गुजरने वाली रेखाओं की संख्या। कभी पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए। एक महत्वपूर्ण बात और बता दूं कि भाई जब हम पढ़ेंगे गाउस के नियम के अनुप्रयोग, तो गाउस के नियम के अनुप्रयोग पढ़ने के लिए आपको गाउसियन पृष्ठ की कल्पना कई जगह पर करना पड़ेगी, ठीक है। यानी कि मान लो बंद पृष्ठ की, जैसे एक आवेश है तो अब इसके चार आवेश को, इसको विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, कुछ भी ज्ञात करना है, तो इसके चारों ओर हम क्या करेंगे, एक गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। हालांकि हम गाउसियन पृष्ठ का चयन करने के लिए स्वतंत्र हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि यह किसी भी आकार आकृति पर निर्भर नहीं करता है। तो अब शुरू करेंगे गाउस के नियम के अनुप्रयोग। गाउस की प्रमेय की सहायता से एक समान रूप से आवेशित गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। प्यारे विद्यार्थियों, हम एक काम करते हैं, एक गोला बना ले, ठीक है, ये गोला है। अब आप ये देखिए भाई, गोला बन जाए यार। अब ये गोला हो गया, ठीक है, परफेक्ट है ना गोला, थोड़ा छोटा बना लेते हैं। अब ये अपन ने गोला ले लिया, ठीक। इस गोले के अंदर ये गोला 8 त्रिज्या का एक गोला, इस गोले को हम दे देते धन आवेश। तो ये हो गया आपका, माना कि r त्रिज्या का आवेशित गोलीय कोश है, ठीक है। r त्रिज्या का एक आवेशित गोलीय कोश, ये अपन ने मान लिया। अब हमें गाउस के नियम की सहायता से इसमें निकाल, अब आपको यहाँ 3 जगह आप निकाल सकते हैं। एक तो पहला आप इसके केंद्र पर भीतर निकाल सकते हैं, एक इसके पृष्ठ पर निकाल सकते हैं और एक बाहर निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम जो बात करेंगे वो बाहर ही करेंगे, यानी कि यहाँ इस बिंदु P पर हम बाहर, यानी कि गोले के बाहर किसी बिंदु पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। यानी कि अगर ये O बिंदु है तो इस O बिंदु से R दूरी पर, यहाँ पर, ठीक है, इसको बोले R ले लें, ठीक है, ये R दूरी हो गई। तो R दूरी पर हम लोग निकालेंगे, ठीक। पहली कहानी, आप R ले ले, भले इसको X ले लें, जो भी आप लेना चाहे, तो छोटा R ले लिया, एक बड़ा R ले लिया अपन ने। अब जब आपको गाउस का नियम अप्लाई करना होता है तो आपको उसके लिए एक गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करनी पड़ती। तो हमने इसके चारों तरफ एक गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करी, एक गोले की कल्पना करी, जो कि एक गाउसियन पृष्ठ होगा। तो हमने R त्रिज्या, छोटा R है ना, कि गोले की कल्पना करते हैं, जो कि
गाउसियन पृष्ठ होगा। अब आप ये बताओ, अभी हम लोग थोड़ी देर पहले ही पढ़ा हमने कि जब भी हम गाउस का नियम अप्लाई करते हैं तो हम यहाँ एक छोटा सा क्षेत्र लेते हैं, और जब आप ये क्षेत्र लेंगे गोले का तो इसका, चूंकि यहाँ पर भी धनावेश हैं, ये पूरे पर गोले पर धन 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 दिख रहा है, तो इसकी वजह से जो विद्युत क्षेत्र तीव्रता है वो बाहर की तरफ ऐसे हो जाएगी, और इसका जो क्षेत्र सदिश है वो भी इस तरह से। हाँ सर, ये बात हमने पढ़ी हुई। अब मैं जैसे गाउस के नियम में आपको करवा रहा था, और मैंने क्या किया कि पहले जब भी निकाला, पहले मैंने उसका जो है EDA cos थीटा निकाला, और फिर उसका आखिरी में अपन ने समीशन किया था, सम किया था ना। तो वैसा ही हमें अब यहाँ भी करना है, पर भाई इतना दो अलग अलग स्टेप पे करें कि भाई इस DA के कारण निकाले और फिर अपन उसको निकालें, तो बहुत लंबा हो जाएगा, है ना। तो हम क्या लिखेंगे कि गाउसियन पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, गाउसियन पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स, हम सीधे सीधे इसको इंटीग्रेट कर देंगे, जैसे कि ये डी फाई EDA cos थीटा यानी कि cos 0। अब ये गठान वाला क्यों लगाया, क्योंकि ये बंद पृष्ठ को यहाँ पर दर्शा रहा है, ठीक है। एक मिनट, ये बंद पृष्ठ को तो है, पर पृष्ठीय समाकलन करना पड़ेगा यहाँ पर, दो दंडों वाला। तो डी फाई का तो फाई हो गया, ई बाहर, cos 0 का मान है, cos 0 कहाँ से आया ये भी पता होना चाहिए कि भाई ये ई और DA की डायरेक्शन है, और फिर छोटे छोटे टुकड़े लेंगे और सबका करेंगे, तो अपन ने इसका संपूर्ण कर दिया है ना एक साथ। तो E इंटू ए, और वही गोले का क्षेत्रफल 4 पाई r वर्ग, छोटा r लिया हमने, ये इक्वेशन फर्स्ट। अब आपको गाउस का नियम याद ही है, तो गाउस के नियम से, तो गाउस का नियम फाई बराबर Q/S/0। अभी हम कहाँ निकाल रहे हैं ये क्लियर कर देते हैं। हम इसके बाहर, पृष्ठ के बाहर, है ना, गोली कोश के बाहर, है ना, हम कोश के बाहर निकाल रहे हैं विद्युत क्षेत्र। कहाँ निकाल रहे हैं, कोश के बाहर। इसको दिया आपने समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 व 2 से, तो जब 1 और 2 से आप बात करेंगे तो जो LHS बराबर है तो RHS भी बराबर हो जाएगा। तो ये जो है आपका E इंटू 4 पाई r वर्ग बराबर Q/S/0। तो E बराबर ये हो जाएगा 1/4 पाई S/0, ये r वर्ग भी इधर आ गया, Q/r वर्ग, न्यूटन प्रति कूलम। ये हो गया बेटा आपका, ठीक है, गोले के बाहर। फिर हम बात करते हैं गोले के पृष्ठ पर। तो जब गोले के पृष्ठ पर बात करेंगे तो आप ये देखो कि जो गोला है, अब ये यहाँ आपका आवेश, अभी यहाँ थे आप, अब कहाँ आ गए, यहाँ। तो ये जो बड़ा आर है छोटे आर के बराबर हो गया, तो जहाँ आप बड़ा आर लिख रहे हो वहाँ पर आप क्या लिख देंगे, छोटा आर, छोटे आर की जगह क्या लिख देंगे, बड़ा आर लिख देंगे। तो E बराबर 1/4 पाई S/0 Q/r, ठीक, ये वाला भी हो। अब बात करेंगे गोले के भीतर, और बेटा गोले के भीतर तो कोई आवेश है ही नहीं। जो आवेश हैं आप देखिए यहाँ पर, जो आवेश हैं इस गोले के पृष्ठ पर है, तो गोली कोश के भीतर तो कोई आवेश है नहीं। तो गोली कोश के भीतर कोई आवेश नहीं है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ये भी प्रश्न ऑब्जेक्टिव में पूछा गया कि भाई गोली कोश, आवेशित गोली कोश के भीतर विद्युत क्षेत्र होता है, तो आवेशित गोली कोश के भीतर विद्युत क्षेत्र 0 होता है। ये पक्के से अपने को याद होना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब जो अगला टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं उसके लिए कुछ चीजें हम पहले समझ लेते हैं। ये एक समान आवेशित सीधे तार का विद्युत क्षेत्र तीव्रता हमें पढ़नी है, और उसके लिए मैं आपको कुछ चीजें पहले से बता देता हूं। आपको सतत आवेश वितरण के बारे में पता है कि भाई अगर हम आवेश किसी चालक को देते हैं तो वो उसमें सतत रूप से वितरित हो जाता है, और
हम यहां से तीन परिभाषाएं, एक रेखीय आवेश घनत्व, एक पृष्ठीय आवेश घनत्व और एक आयतन आवेश घनत्व। जब भी आवेश किसी तार के अंदर वितरित हो रहा हो, तार की जब भी बात हो, तो वहां रेखीय आवेश घनत्व का प्रयोग होगा। जब भी तार की बात होगी तो वहां रेखीय आवेश घनत्व का बात होगी, लैम्ब्डा बराबर क्यू बटे एल। यानी प्रति एकांक लंबाई में जो आवेश वितरण है, प्रति एकांक लंबाई में आवेश वितरण रेखीय आवेश घनत्व कहलाता है। इसका जो अगर मात्रक आप लोग निकालेंगे तो ये आ जाएगा आवेश का कूलाम और लंबाई का मीटर, कूलाम प्रति मीटर। पृष्ठ आवेश घनत्व, जब आवेश किसी पृष्ठ पर फैलता हो उसको हम सिग्मा से दर्शाते हैं। यानी एकांक क्षेत्रफल में जो पृष्ठ पर आवेश वितरित होता है उसे हम पृष्ठ आवेश घनत्व कहते हैं। और संपूर्ण आयतन पर जब आपका आवेश वितरित होगा तो उसे हम आयतन आवेश घनत्व कहेंगे। और पृष्ठ आवेश घनत्व का अगर मात्रक निकालोगे तो कूलाम पर मीटर वर्ग, और इसका निकालोगे तो कूलाम पर मीटर क्यूब। ठीक, ये तीन चीजें। तो जब आवेश कहाँ फैले, रेखा में फैले तो उसे हम रेखीय आवेश घनत्व, जब पृष्ठ पर फैले तो उसे पृष्ठ आवेश घनत्व, और जब पूरे वॉल्यूम को कवर करेगा तो उसको हम आयतन आवेश घनत्व कहेंगे। ये तीन चीजें अपन को याद रखनी है, जैसे क्यूब हैं और उस पर ये होगा। ठीक, ये तो एक बात होगी। अब हमारे टॉपिक पर हम लौट आते हैं। टॉपिक है अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो हमारे पास एक अनंत लंबाई का तार है, धनावेशित तार ले लेते हैं। अब इसके लिए एल लंबाई मान ली अपन ने, माना कि एल लंबाई का आवेशित तार है ना, माना अनंत लंबाई का आवेशित तार है ना। अब यहां पर एल लंबाई के हम बेलन की कल्पना कर लेते हैं, जो कि गाउसियन पृष्ठ है ना। एल लंबाई को अक्ष मानकर बेलन की कल्पना करते हैं, जो कि एक गाउसियन पृष्ठ होगा। अब यहां पर कुछ कहानियां हैं। इस पृष्ठ पर तीन भाग हैं, ठीक है। एक जो भाग है इसको अपन मान लो S1 दे दें, इस वाले वृत्तीय भाग को S2 दे दें, और जो वक्राकार भाग है ना, जो ये वक्र पृष्ठ वाला भाग है, इस वाले को अपन S3 दे देंगे। अब जो S1 S2 है, आप यहां देखो, यहां हम देखते हैं कि जो क्षेत्र सदिश है ना, वो विद्युत क्षेत्र रेखाओं के लंबवत है, क्योंकि धनावेश है तो विद्युत क्षेत्र रेखा ऐसे बाहर निकलेगी, है ना। यहां पर भी यही कहानी है, यानी कि S1 व S2 पृष्ठ, S1 व S2 में विद्युत क्षेत्र क्षेत्र सदिश के लंबवत है, क्षेत्र सदिश के लंबवत। तो इनसे गुजरने वाला फ्लक्स शून्य होगा, इनसे गुजरने वाला फ्लक्स शून्य होगा। अब बेटा ये तो क्लियर हो गया, ऊपर नीचे का फ्लक्स शून्य। अब जो वक्रीय है ना, जो वक्रीय भाग है, यानी पृष्ठ S3 वाला है ना। अब आप यहां देखोगे, यहां एक बिंदु P ले लें, उसके लिए वही कहानी, धनावेश के लिए विद्युत क्षेत्र बाहर की ओर, इसका क्षेत्र सदिश dA। तो अब हम ये कहें कि भाई
पृष्ठ S3 से गुजरने वाला फ्लक्स तो इसको मान के चले कि अपन φ3 दे दें और ये शून्य होगा तो यहाँ आप भले चाहें तो φ1 और φ2 बराबर 0 लिख दें। तो अब ये φ3 बराबर, तो हम इसका क्या करेंगे, पूरे का इंटीग्रेट करेंगे और ये जो गठान लगा दी ये बंद पृष्ठ को बता रही। तो ई डी ए कोस 0, कोस 0 कैसे पता पड़ा, ये वही वाली कहानी, डी ए और ई की दिशा एक ही तरफ है, तो डी ए और ई की दिशा एक ही तरफ है तो ये क्या हो गया कोस 0। ई आपका कांस्टेंट है डी ए, ई इंटू डी ए। अब ये कौन सा वक्र पृष्ठ तो है ए, तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2πr l, तो φ3 बराबर आया ई इंटू 2πr l। अब संपूर्ण बेलन से गुजरने वाला फ्लक्स, से गुजरने वाला फ्लक्स, तो आप इन तीनों को जोड़ देंगे, बाकी दो तो 0 है, तो अगर आप जोड़ेंगे तो भी नंबर वही आना है। तो 2 0 है तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं इक्वल टू ए इंटू 2πr l, और ये आपका इक्वेशन फर्स्ट आ गया। अब क्या लगाना है, गाउस का नियम। तो गाउस के नियम से फाई बराबर होता है क्यू बटे एस फाइलान, इसको दे दो इक्वेशन सेकेंड। तो समीकरण 1 व 2 से, तो 1 और 2 से जब बात करी तो देखो आप ए इंटू 2πr l बराबर क्या हो जाएगा, ए इंटू 2πr l बराबर क्यू बटे एस फाइलान नॉट, और इसको आप कहाँ ले आओ, डिवाइड में ले आओ। तो ई बराबर आ गया बेटा क्यू बटे 2π एस फाइलान नॉट आर एल। और आपको मैंने शुरुआत में बताया था कि जब वायर की आप बात करेंगे, जब हम वायर में बात करेंगे तो रेखीय पृष्ठावेश घनत्व की बात करेंगे। तो रेखीय पृष्ठावेश घनत्व, रेखीय पृष्ठ आवेश घनत्व क्या था, लेमड़ा बराबर क्यू बटे एल। इस क्यू बटे एल की जगह मैं क्या लिख दूंगा, लेमड़ा। तो लेमड़ा बटे 2π एस्पाइलन नॉट आर, ये आपका व्यंजक। तो एक सीधे लंबे तार के लिए या अनंत लंबाई के तार के लिए जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है, ये भी पूछा जा सकता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है, ये भी एक प्रश्न आपका बन सकता है। अगले अनुप्रयोग की बात करें तो अगला अनुप्रयोग है गाउस के नियम का उपयोग करके आवेशित अनंत समतल चादर के लिए विद्युत क्षेत्र। ठीक, तो मान लें कि धनावेश एक अनंत विस्तार की आवेशित समतल चादर प्लेट पर फैला हुआ है, इससे आर दूरी पर एक बिंदु पी है, वहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। इसके लिए गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं जो कि एक बेलनाकार पृष्ठ होगा। अब देखो हमारे पास जो है ये हमने एक चादर बना देते हैं, ये चादर, ये ठीक, इस चादर धनावेशित है और इस चादर से होकर एक बेलन गुजर रहा है, जिस बेलन की कल्पना हमने कर ली। यहाँ पर हम इसका आधा भाग इसमें बना लेते हैं, आधा इधर आधा इधर। जैसे कि ये शीट है ना, तो इससे बेलन ऐसे गुजर रहा है, यूं दोनों तरफ ऐसे, ठीक है, क्योंकि अब जो चादर है वो तो की लंबाई से तो अनंत लंबाई की है। तो हमने यहाँ पर एक बेलन की कल्पना करके गाउसियन पृष्ठ की कल्पना कर ली। जब मैं इधर वाले क्षेत्र की और इधर वाले क्षेत्र की बात करूंगा तो धनावेश के लिए इधर देखेंगे तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर हो जाएगी, इधर देखेंगे तो इधर हो जाएगी, ठीक है। और इधर वाला पृष्ठ डी ए और इधर वाला भी पृष्ठ डी ए, ये एक बात हो गई। क्योंकि इसमें अपन फ्लक्स की गुजरने वाला फ्लक्स की बात कर रहे हैं तो फाई बराबर, अब मैंने ये कहा है कि आप इसमें क्या कर लो, इंटीग्रेट। तो ई डी ए, चूंकि इसकी दिशा और इसकी दिशा और इधर इसकी दिशा और इसकी दिशा एक ही तरफ है तो दोनों तरफ की जोड़ लेंगे। तो ई डी ए कोस 0, कोस 0 का मान वैसे 1 होता है, ई आपका कांस्टेंट है, तो ई डी ए प्लस इधर भी ई कांस्टेंट है। अब डी ए का इंटीग्रेशन हो जाएगा ए, तो फाई बराबर हो गया बेटा ई ए, इधर भी हो गया ई ए और ई ए 2 ई ए,
ये इसको दे दो आप समीकरण नंबर 1। फिर यहां भी वही गाउस के नियम से, तो गाउस का नियम था फाई बराबर क्यू बाई एस फाई लॉ नॉट। तो इक्वेशन सेकेंड समीकरण 1 व 2 से, तो वही हो गया 2E बराबर क्यू बाई एस फाई लॉ नॉट। अब E बराबर चाहिए तो Q अपॉन क्या हो जाएगा, ये Q अपॉन 2AS। अब बेटा मैंने आपको पृष्ठ आवेश घनत्व बताया था, जब आवेश जो है पृष्ठ पर फैलता है, चादर पर फैलता है, तब हम प्रयोग करते हैं पृष्ठ आवेश घनत्व का। तो पृष्ठ आवेश घनत्व था सिग्मा बराबर Q बटे ए, और Q बटे ए की जगह आप सिग्मा लिख देंगे तो सिग्मा बटे 2S फाई। ये आपका आ गया बेटा डेरिवेशन। ये डेरिवेशन जरूर करना है क्योंकि ये आपको अगले जो चैप्टर है उसमें काम में आएगा। अच्छा एक बात और है, जब हम अनंत समतल लंबाई की चादर के लिए विद्युत क्षेत्र निकाल रहे हैं तो यह दूरी पर निर्भर नहीं कर रहा है। तो आवेशित समतल चादर के लिए चादर का विद्युत क्षेत्र है ना, दूरी पर निर्भर नहीं है। दूरी आई नहीं इसमें, देखो आप सूत्र में है ना, तो दूरी पर निर्भर नहीं करता है। प्यारे विद्यार्थियों, मैंने इन दोनों वीडियो में मिलाकर चैप्टर फिनिश किया है। पूरे चैप्टर के सारे आईएमपी टॉपिक मैंने इसमें शामिल किए हैं आप लोगों के लिए। ऑब्जेक्टिव क्या बनेंगे वो भी मैंने साथ साथ बताए हैं, आईएमपी प्रश्न कौन से हो सकते हैं वो भी बताए हैं, पूरे डेरिवेशन आपको करवाए हैं। तो यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। यदि आप इससे पहले वाला भी वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।